क्या अतीत कभी मरता है या वो बस सही वक्त का इंतजार करता है ताकि वो आपकी सारी दुनिया को एक पल में बदल सके। ये कहानी उस देवेश मजुमदार की है जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, रुतबा, पर क्या वो उस एक खामोश राज को छुपा पाया जो 30 साल से उसका पीछा कर रहा था। अंजलि चक्रवर्ती सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो उस सच की गवाह थी जिसे देवेश मजुमदार दुनिया से ही नहीं खुद से भी छिपा रहे थे। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, कुमारी माता। रात के ठीक 9 बज रहे थे जब लोहे का बड़ा फाटक पार करके वो गाड़ी सीढ़ियों के पास आकर रुकी। गाड़ी की आहट पाते ही विधु बाबू दरवाजे के भीतर से तेजी से बाहर निकल आए। सामने के चौड़े बरामदे में बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। उस चकाचौंध रोशनी में गाड़ी की खस्ता हालत देखकर विधु सरकार ने मन ही मन अपनी नाक सिकोड़ ली। वे सोच रहे थे कि इतना गुरूर दिखाने के बजाय फोन पर एक गाड़ी भिजवाने को कह देती तो क्या बिगड़ जाता। आखिर उस बेचारी को उसी खटारा गाड़ी में घिसट कर आना ही पड़ा। इस सब के बीच इस ढलती उम्र वाले इंसान को पिछले कुछ दिनों से बिना वजह ही फजीहत उठानी पड़ रही थी। पर विधु बाबू ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके चेहरे के भाव देखकर कोई भी उनके मन का राज नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए वे एक बनावटी मुस्कान और मीठी खातिरदारी के साथ झटपट आगे बढ़े। वे सीढ़ियों के 5 बड़े पायदान उतरकर मेहमान तक पहुंचते इससे पहले ही गाड़ी का दरवाजा खुला और वो औरत खुद ही बाहर आ गई। बाहर आते ही लाल रंग की एक तेज चमक ने कुछ पलों के लिए इस पकी उम्र वाले इंसान की आंखों को पूरी तरह चकाचौंध कर दिया। उनके ठीक सामने किसी महारानी जैसी रौबदार और बेहद खूबसूरत मूरत खड़ी थी। उसने सुर्ख लाल रंग की एक बेहद कीमती शिफॉन की साड़ी और उस पर और भी गहरे लाल रंग का मखमली ब्लाउज पहना हुआ था। उसका पूरा बदन गहनों से लदा हुआ था। उसकी उंगलियों में हीरे की अंगूठी चमक रही थी और कानों में हीरे के बड़े झुमके छिलमिला रहे थे। विधु सरकार बड़ी बेताबी से इसी औरत का इंतजार कर रहे थे, पर गाड़ी से उतरकर तन कर खड़े होने और सीधे उनकी आंखों में देखने के उस अंदाज ने उन्हें बुरी तरह हड़बड़ा दिया था। हालांकि उन्हें खुद को संभालने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वे एक बहुत ही लाड़ भरे लहजे में चहकते हुए बोले कि आओ बेटी, अंदर आओ। तुम तो समय की बहुत पक्की हो और बिल्कुल तय वक्त पर ही पहुंची हो। उस औरत ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीढ़ियों पर अपना कदम रखा और बस एक बार सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ते हुए विधु सरकार के कदम अचानक वहीं ठिठक गए। आंखों में चुभने वाली वो खटारा गाड़ी अभी भी सीढ़ियों के ठीक सामने खड़ी थी। उन्होंने हल्का सा गला खंखारते हुए कहा कि मैं इस गाड़ी को वापस जाने के लिए कह देता हूं। जब तुम्हें लौटना होगा तो हमारी अपनी गाड़ी तुम्हें घर तक छोड़ाएगी। ये सुनते ही वो औरत आधी घूमी और वहीं खड़ी हो गई। उसकी बड़ी और फैली हुई आंखें एक बार फिर सीधे विधु बाबू के चेहरे पर आकर टिक गईं। उनकी वो तेज और चुभती हुई नजर देखकर विधु सरकार बुरी तरह सहम गए। पिछले 1.5 महीने के भीतर उनकी इस लड़की से कम 10 बार मुलाकात और बातचीत हो चुकी थी, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये वो पुरानी लड़की है ही नहीं। उस औरत ने बहुत ही सख्त आवाज में हुक्म दिया कि गाड़ी को वहीं खड़ा रहने दिया जाए। इतना कहकर वो फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगी और विधु सरकार हड़बड़ाहट में उसके पीछे चलने लगे। छोटा सा बरामदा पार करते ही सामने दूसरी मंजिल पर जाने के लिए मोज़ैक की शानदार सीढ़ियां बनी थीं। बगल की दीवार पर तेल रंगों से बनी 3 बेहद खूबसूरत तस्वीरें टंगी थीं। ये महंगी तस्वीरें इस घर के मालिक के शानदार और ऊंचे शौक की गवाही दे रही थीं। वो औरत उन सीढ़ियों पर आगे बढ़ रही थी और विधु सरकार ठीक उसके पीछे चल रहे थे। इस भद्र पुरुष की उम्र अब 58 साल हो चुकी थी। वे खुद को काम और मोह जैसी तमाम बुराइयों से पूरी तरह आज़ाद और एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान मानते थे। उनका सदा हुआ मन और पैनी आंखें बस एक ही इंसान की सुख सुविधाओं और उसकी खुशियों का हिसाब रखने के लिए हमेशा चौकन्नी रहती थीं। लेकिन इस वक्त सच तो ये था कि विधु सरकार को खुद अपने ही मन के भटकाव की कोई खबर नहीं थी।
उनकी आंखें भी उस आगे चलती हुई मूरत और उस लाल रंग के गहरे खुमार में पूरी तरह डूब चुकी थीं। उन्होंने इससे पहले इस लड़की को कभी इस रूप और ऐसे भड़कीले लिबास में नहीं देखा था। रंगमंच के बाहर उन्होंने हमेशा उसे बहुत ही सादे कपड़ों में और एक भोली मुस्कान वाले चेहरे के साथ ही देखा था। उस सादगी में उसकी तेज बुद्धि की एक मीठी और सौम्य सी चमक दिखाई देती थी। लेकिन आज उसकी ये सज धज और ये नशीला रूप किसी भी इंसान की सोई हुई भावनाओं को एक झटके में जगाने के लिए काफी था। पर उसी पल उसके चेहरे की एक सख्त और डरावनी त्योरी उन भड़कती हुई भावनाओं को हमेशा के लिए कुचलकर अपाहिज भी कर सकती थी। उन सख्त पाबंदियों को तोड़ने की ताकत रखने वाले वो साहब दूसरी मंजिल के बरामदे के आखिरी छोर पर मौजूद कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। वो एक रुआबदार मर्द थे और विधु सरकार की नजरों में वो असली पौरुष और मर्दानगी की एक जीती जागते मिसाल थे। उम्र में 7-8 साल छोटे होने के बावजूद उस इंसान का रुतबा हिमालय की चोटियों जैसा ऊंचा था। आज 30 सालों की इतनी गहरी जान पहचान के बावजूद उनकी उस भारी शख्सियत के सामने विधु सरकार को कई बार खुद अपनी ही हैसियत बेहद छोटी और बेबस लगने लगती थी। फिर भी वे उस आदमी के चेहरे की हर एक अनदेखी लकीर को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। दूर से बस एक नज़र देखते ही उन्हें समझ आ गया कि उस खामोश और गहरी संजीदगी के पीछे एक बहुत ही सुकून भरे इंतजार का अंत हो रहा है। शायद उन सख्त पाबंदियों को तोड़ना भी सिर्फ उसी एक इंसान के लिए बहुत आसान सा काम था। विधु सरकार दूसरी मंजिल के उस बरामदे के बीचों बीच जाकर ठिठक गए थे। वो खूबसूरत औरत बिना किसी हिचक के उस कोने वाले कमरे और उस रौबदार मर्द की तरफ बढ़ती चली गई। उस आदमी ने बिना कोई लफ्ज कहे अपनी खामोश खातिरदारी में दरवाजे का वो शौकीन और भारी पर्दा अपने हाथों से खींचकर एक तरफ कर दिया। फिर वो पर्दा वापस अपनी जगह पर गिरा और उन दोनों को अपनी आड़ में पूरी तरह छिपा लिया। अब जाकर कहीं विधु सरकार की आंखों से लाल रंग का वो गहरा खुमार उतरा था और उनकी नसें अब पूरी तरह उनके काबू में आ चुकी थीं। अगहन के महीने की शुरुआत का वक्त था और हवा में सर्दियों की एक हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। उन्होंने अपनी सूती चादर को अपने बदन पर अच्छी तरह लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर आए। नीचे बरामदे के किनारे पर आकर उन्होंने बाहर की तरफ झांक कर देखा। वो खटारा गाड़ी अभी भी सीढ़ियों के ठीक सामने उसी तरह खड़ी थी। उस गाड़ी का ड्राइवर पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर शायद कुछ देर नींद की झपकी लेने की फिराक में था। विधु सरकार ने सोचा कि उसे आवाज देकर गाड़ी को आंगन के उस पार खड़ी करने का हुक्म देते। उन्हें लग रहा था कि अब सुबह होने से पहले इस गाड़ी की शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस खटारा इंजन को चालू करने में जो भारी शोर होता वो भी इस खामोश माहौल में बिल्कुल ठीक नहीं लगता। उन्होंने यही सही समझा कि अगर बाहर बरामदे की वो तेज बत्ती बुझा दी जाए तो वो खड़ी हुई गाड़ी किसी की नजर में नहीं आएगी, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अभी रात के कुछ जरूरी काम बाकी थे, क्योंकि घर के मालिक ने 2 लोगों के लिए खाने पीने का शानदार इंतजाम रखने का हुक्म दिया था। उनकी उसी ताकीद के मुताबिक सारे बावर्ची और खिदमतगार अपनी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद खड़े थे। फिर भी विधु सरकार ने एक बार खुद अंदर आकर हर एक चीज की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली। उन्होंने एक खिदमतगार को दूसरी मंजिल के बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़े रहकर इंतजार करने का कड़ा हुक्म दिया। साहब जैसे ही अपने कमरे की घंटी का बटन दबाते तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर एक हल्की और मीठी सी आवाज गूंज उठती थी। लेकिन नीचे से किसी आदमी के दौड़कर ऊपर जाने के बजाय यही बेहतर था कि एक आदमी पहले से ही ऊपर उनकी खिदमत के लिए तैयार खड़ा रहे। रात गहराने के साथ ही हवा में ठंडक भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। विधु सरकार को पूरी उम्मीद थी कि साहब के खाने पीने का काम बहुत ज्यादा देर तक नहीं खिंचेगा। इस घर के मालिक बड़े ही नियम और कायदे से चलने वाले इंसान थे और वे बिना वजह कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। पिछले कुछ दिनों से विधु सरकार की रातों की नींद हराम हो चुकी थी, और सच तो ये था कि उनकी नींद खराब करने के पीछे इसी लड़की का हाथ था। लेकिन आज उन्हें पक्का यकीन था कि जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी और वे आराम से अपने बिस्तर पर जाकर लेट सकेंगे। विधु सरकार की उम्र 58 साल थी, पर न जाने क्यों इस वक्त उनके भीतर अजीब सी बेताबी और उमंग जाग रही थी। उन्हें अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी इस तरह की अजीब उलझन महसूस नहीं हुई थी।
वे अकेले ही नीचे बरामदे में टहल रहे थे और बीच बीच में खुद ही मुस्कुरा भी रहे थे। टहलते हुए वे अचानक सीढ़ियों के पास जाकर रुक जाते और ऊपर की तरफ देखने लगते। उनकी नज़रें उस भारी पर्दे को चीरकर उस कोने वाले कमरे के भीतर झांकने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने खुद से कहा कि ये शाम और आज की ये रात मेरी बाकी सारी जिंदगी से बिल्कुल अलग और अजीब है। अभी आधे घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि तभी अचानक एक और बड़ा झटका लगा। विधु सरकार दूर खड़े होकर फटी फटी आंखों से उन सीढ़ियों को घूरे जा रहे थे। उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो वे देख रहे हैं वो सच है या कोई भ्रम। सीढ़ियों की उस तेज सफ़ेद रोशनी में अचानक लाल रंग की वही तेज चमक फिर से दिखाई दी। विधु सरकार एकदम सन्न रह गए और बिना कोई आवाज़ निकाले वहीं खड़े रहे। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही निडर और रौबदार लग रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आई और विधु बाबू के पास से गुजरकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में जरा भी घबराहट या लड़खड़ाहट नहीं थी। विधु सरकार को याद आया कि ठीक 4 दिन पहले इसी वक्त वो लड़की किसी खौफजदा और डरी हुई हिरनी की तरह वहां से भाग निकली थी। विधु बाबू ने खुद ही कुछ देर पहले बाहर की बत्तियां बुझा दी थीं, इसलिए वहां गहरा अंधेरा पसरा था। वे किसी अनजाने डर के साए में अपने आप ही दबे पांव बाहर की तरफ बढ़ गए। तभी उन्हें अंधेरे में गाड़ी का इंजन चालू होने की तेज आवाज सुनाई दी। गाड़ी की पीली हेडलाइट जली और वो खटारा गाड़ी उस अंधेरे को चीरती हुई लोहे के फाटक से बाहर निकल गई। ये सब देखकर विधु सरकार के सीने में किसी भारी खौफ से धक धक होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन ये जो भी हुआ था वो उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। उन्हें यही लग रहा था कि ये सब उनकी ही किसी बड़ी चूक या नालायकी का नतीजा है। वे डरते डरते भारी कदमों से दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर खड़े सारे खिदमतगार उनके चेहरे की तरफ किसी अनहोनी के डर से ताक रहे थे। विधु सरकार सहमे हुए कदमों से उस कोने वाले कमरे की तरफ बढ़े। डर के मारे उनके पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब अंदर जाकर उन्हें साहब के गुस्से का कौन सा खौफनाक रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कांपते हाथों से वो मोटा पर्दा थोड़ा सा सरकाया और अंदर झांका। साहब अपने बिस्तर पर किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठे थे और उनका सिर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ था। उनका वो रूप कुछ अजीब सा लग रहा था। विधु बाबू ने साहब को इस हाल में देखने की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे धीरे से पर्दा हटाकर दबे पांवों कमरे के अंदर जाकर खड़े हो गए, लेकिन साहब का सिर अभी भी वैसे ही नीचे झुका था, मानो उन्हें किसी के आने की कोई खबर ही ना हो। अगले ही पल जो कुछ विधु सरकार ने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हाँ, वो मंजर सचमुच इतना खौफनाक था जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। सर्दियों की इस ठंडी रात में भी साहब पसीने से बुरी तरह नहाए हुए थे। उनके माथे और चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उनके बदन का वो महंगा और पतला विलायती कुर्ता भी पसीने से भीगकर उनकी बनियान से चिपक गया था। आज करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका था जब उस पेशेवर रंगमंच की दुनिया में एक बहुत भारी उलटफेर हो गया था। शहर के उस अव्वल दर्जे के नाटक घर की बरसों पुरानी लौ अब सचमुच बुझने की कगार पर पहुंच गई थी। वैसे तो अभी तक किसी अखबार में इसके हमेशा के लिए बंद होने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं छपा था, पर पूरे 1.5 महीने से वहां नाटकों का मंचन पूरी तरह से ठप पड़ा था। असल में करीब 1 साल पहले इस रंगमंच के पुराने मालिक के गुजर जाने के बाद से ही वहां तमाम तरह की परेशानियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। उनके कई हिस्सेदारों के बीच आपसी मनमुटाव और बेईमानी के चलते उनका अपना पुराना पुश्तैनी कारोबार ही बुरी तरह डगमगा गया था। ऐसे बुरे हालात में भला उस नाटक घर की जिम्मेदारी संभालने वाला वहां कौन बचा था? सही इंतजाम की भारी कमी और खर्चों की खस्ता हालत देखकर वहां काम करने वाले तमाम कलाकार और कर्मचारी भी बुरी तरह भड़के हुए थे। अपनी बढ़ी हुई मांगों को मनवाना तो दूर की बात थी, उन्हें अपनी तयशुदा पगार और सालाना बढ़ोतरी तक नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गुस्से के मारे उनकी आंखें भी हमेशा लाल ही रहती थीं। इसी तनातनी के बीच अचानक एक दिन नए मालिकों ने उस नाटक घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। हालांकि उन कलाकारों और कर्मचारियों को ये कोरा दिलासा जरूर दिया गया था कि मालिकों का पारिवारिक झगड़ा खत्म होते ही
रंगमंच के दरवाजे फिर से खोल दिए जाएंगे और तब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। पर ऐसे खोखले वादों की असल कीमत क्या होती है, ये बात वहां का हर एक इंसान बहुत अच्छी तरह समझता था। ये मनहूस खबर सुनते ही वे सभी बेसहारा लोग पहले तो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद वे सारे छोटे बड़े लोग एक साथ मिलकर सीधा अंजलि चक्रवर्ती के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए दौड़ पड़े। अंजलि चक्रवर्ती पिछले करीब 12 सालों से इस रंगमंच की सबसे बड़ी और मुख्य अभिनेत्री थीं। सिर्फ इस मंच पर ही नहीं, बल्कि इस पूरे महानगर के किसी भी दूसरे रंगमंच पर अदाकारी के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। पूरे पश्चिम बंगाल में मंच के कलाकारों के बीच अंजलि चक्रवर्ती का नाम एक चमकते हुए सितारे की तरह मशहूर था। उनकी इस भारी शोहरत की कुछ और भी खास वजहें थीं। रंगमंच के प्रति उनकी जैसी गहरी दीवानगी की कोई दूसरी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिलती। उन्होंने महज 20 या 21 साल की उम्र में इस रंगमंच की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आज उनकी उम्र 32 या 33 साल के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उनकी वो जवानी आज भी 22 या 24 साल की उम्र पर ही पूरी तरह ठहर गई हो। अपने सफर की शुरुआत से ही वह हमेशा एक मुख्य नायिका के तौर पर ही पहचानी जाती थीं। पेशेवर दुनिया में आने से पहले भी उन्होंने कुछ छोटे और शौकिया क्लबों में एक नायिका के रूप में ही काम किया था। उनका वो खूबसूरत रूप और अदाकारी की वो तेज धार देखकर उस दौर के पुराने मालिक ने फौरन ये भांप लिया था कि आने वाले वक्त में ये लड़की किस दर्जे की महान कलाकार बनेगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत भारी कीमत चुकाकर और पूरे 5 साल की पक्की शर्त पर उसे सबसे मशहूर रंगमंच का हिस्सा बना लिया था। उस पारखी मालिक का वो अंदाजा बिल्कुल सच साबित हुआ था। अंजलि की उस बेमिसाल कामयाबी और हुनर को देखकर उन्होंने हर साल उसे शर्त में तय की गई रकम से कहीं ज्यादा पैसे इनाम के तौर पर दिए थे, और हर बार वो उसे अपनी उस पक्की शर्त का एक खास हिस्सा याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे। ये सच था कि अंजलि चक्रवर्ती उस नेक मालिक की दिल से बहुत इज्जत करती थीं और उनकी शर्त की बात सुनकर बस मन ही मन मुस्कुरा देती थीं। असल में उस शरीफ इंसान के दिल में एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ था, क्योंकि उस वक्त सिनेमा की दुनिया वाले लोग अंजलि को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके दरवाजे पर भारी भीड़ लगाए खड़े रहते थे। वे लोग उसे एक के बाद एक कई बड़े और लालच भरे मौकों का झांसा दे रहे थे। कुछ रईस लोग तो उसकी शर्त तोड़ने का भारी हर्जाना भरने तक को तैयार बैठे थे, लेकिन अंजलि चक्रवर्ती के मन में एक दिन के लिए भी पैसों का कोई लालच नहीं आया था। जिस रंगमंच ने उसे एक भयानक तूफान में तिनके की तरह बह जाने वाले उन बुरे दिनों से बाहर निकाला था, जिसने उसे इतनी शोहरत और एक मुकाम दिया था, उस मंच से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। पैसों के लालच में उस मंच को छोड़कर चले जाना उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता था मानो कोई औरत अपने पति का घर छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ चली गई हो। उनके इसी ऊंचे उसूल और वफादारी ने ही आज उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल के रंगमंच की एक बेताज महारानी बना दिया था। अगर वे बेचारे साथी कलाकार और कर्मचारी उसके पास आकर अपनी फरियाद न करते तो आखिर किसके पास जाते? उन सब ने बड़े ही दुखी मन से उसके सामने हाथ जोड़कर ये गुजारिश की थी कि वो कुछ दिन और इंतजार कर ले। उन्होंने उसे कसम दी थी कि वो इतनी जल्दीबाजी में किसी दूसरे नाटक घर के साथ कोई सौदा न करे। वे लोग ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके इस रंगमंच का दरवाज़ा बंद होते ही 2-3 दूसरे नाटक घरों के मालिक खुशी से पागल होकर फौरन उसके पास दौड़ आए थे। वे लोग उसे पहले से 1.5 गुना ज्यादा और भारी पगार का लालच देकर अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं थी, बल्कि कोई भी इंसान आसानी से इसका अंदाजा लगा सकता था। उन सभी बेबस लोगों को ये बात पूरी तरह साफ थी कि अगर अंजलि चक्रवर्ती ने सचमुच उनका ये मंच छोड़ दिया तो फिर उनके लिए बचने की कोई और उम्मीद नहीं बचेगी। अंजलि चक्रवर्ती ने बड़ी ही मीठी मुस्कान के साथ उन सबको पूरा दिलासा दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ दिन और इंतजार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप लोग बिना किसी मालिक या सहारे के आगे क्या रास्ता निकालेंगे, ये मेरी समझ से परे है। तभी वहां मौजूद उन बुजुर्ग मैनेजर साहब ने उन्हें एक उम्मीद से भरी खबर सुनाई। उन्होंने बताया कि कोई बहुत ही बड़ा और दौलतमंद बंगाली व्यापारी इस पूरे नाटक घर और उसके आसपास की जमीन को हमेशा के लिए खरीदने की तैयारी में है। कहा जा रहा था कि वो इस सौदे के लिए उन पुराने मालिकों के साथ सीधी बातचीत भी कर रहा है। जब ये खबर पहली बार उनके कानों तक पहुंची थी तो सभी लोग बुरी तरह घबरा गए थे।
उनके मन में यही खौफ था कि खरीदने के बाद वो आदमी इस शानदार नाटक घर को अपना कोई गोदाम बना लेगा या फिर सचमुच कोई रंगमंच चलाएगा। लेकिन जब मैनेजर साहब ने उस खरीदार का नाम सुना तो उनकी जान में जान आई और वे काफी हद तक बेफिक्र हो गए। इतने लंबे अरसे तक इस रंगमंच के मैनेजर की कुर्सी संभालने की वजह से वे उस दौलतमंद इंसान को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने बताया कि वे आदमी सचमुच नाटकों का एक बहुत बड़ा और सच्चा दीवाना है। वो यहाँ होने वाले हर एक नाटक को कई बार बड़े शौक से देखा करता था और हर बार उसके लिए सबसे ज्यादा और भारी कीमत वाले उस खास बॉक्स की शानदार कुर्सी बुक की जाती थी। उस दौर में उस बॉक्स की एक रात की कीमत आज के 20-25 हजार रुपयों के बराबर बैठती थी। नाटकों के उस सच्चे दीवाने का नाम देबेश मजूमदार था। वे इंग्लैंड और जर्मनी से पढ़कर लौटे हुए एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, लेकिन उनका अपना कारोबार बाहर देशों से माल मंगवाने और भेजने का था। अपने इसी भारी कारोबार के सिलसिले में वे साल के 3-4 महीने विदेशी दौरों पर ही रहते थे। ये बड़ा और मशहूर नाम अंजलि चक्रवर्ती के लिए भी कोई अनजाना नहीं था। उसने भी पुराने मालिकों में से एक के मुंह से उनका ये नाम कई बार सुना था और वे लोग जो कुछ भी कहते थे वो एक तरह से अंजलि की ही तारीफ होती थी। वे बताते थे कि तुम्हारी इस बेमिसाल अदाकारी के जादू में बंद कर ही वो करोड़पति इंसान एक एक नाटक को इतनी बार देखता है। वे पुराने मालिक कभी कभी मजाक में उस पर ताना भी कसते थे। वे कहते थे कि आज वो बाहर देशों से माल मंगाने वाला तुम्हारा वो इंजीनियर प्रेमी नाटक देखने आया है, इसलिए अपना काम जरा और भी ध्यान से करना। ये सच था कि अंजलि चक्रवर्ती ने उस बड़े आदमी के बारे में सिर्फ बातें ही सुनी थीं, लेकिन आज तक उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। इसकी वजह ये थी कि वो आदमी कभी भी नीचे आम लोगों की कुर्सियों पर आकर नहीं बैठता था और ना ही उसने कभी किसी तरह का कोई ओछापन दिखाकर अंजलि से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके अलावा इस नाम को इतनी अच्छी तरह याद रखने की एक और भी बहुत खास वजह थी। करीब 2 साल पहले एक बहुत ही मशहूर नाटक के 1000 शो पूरे होने की खुशी में एक बहुत बड़ा और शानदार जश्न मनाया गया था। उस रात की आलीशान दावत में भी अंजलि चक्रवर्ती ही सबके आकर्षण का केंद्र और उस महफिल की असली महारानी थी। उस खास रात को रंगमंच के मुख्य मालिक ने उसके हाथों में कम से कम 20 तोले वजन का एक बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार सोने का कप थमाया था। आज के हिसाब से उस भारी सोने के कप की कीमत करीब 15-20 लाख रुपयों से भी ज्यादा थी। उन्होंने उस वक्त माइक पर बड़े ही फख्र के साथ ये ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अंजलि की इस जादुई अदाकारी से खुश होकर ये कीमती तोहफा उस बड़े उद्योगपति देबेश मजूमदार ने खास उसके लिए भेजा है। उस शाम की दावत में अंजलि चक्रवर्ती की बेताब आंखें उस आदमी को चारों तरफ ढूंढ रही थीं, लेकिन वो आदमी उस जश्न में शामिल होने के लिए नहीं आया था। सोने का वो बेशकीमती कप आज भी उसके बैंक के एक मजबूत तहखाने में बहुत ही जतन से रखा हुआ था। उन बुजुर्ग मैनेजर साहब ने बड़ी मायूसी से बताया कि उनकी देबेश मजूमदार से अब तक ना तो कोई मुलाकात हुई है और ना ही आमने सामने कोई बातचीत हो पाई है। वे बहुत बड़े आदमी हैं और खुद किसी से सीधे तौर पर ना तो मिलते हैं और ना ही बात करते हैं। उनका सारा काम उनके सेक्रेटरी के जरिए ही होता है। मैनेजर साहब ने बताया कि उनकी मुलाकात और बातचीत उसी सेक्रेटरी से हुई है। उस सेक्रेटरी ने पक्का भरोसा दिलाया है कि बहुत ही जल्द इस नाटक घर का मालिकाना हक बदल जाएगा। उसने ये भी यकीन दिलाया कि वहां पहले की ही तरह शानदार नाटक खेले जाएंगे। लेकिन मैनेजर ने एक बहुत गहरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि इस रंगमंच का आने वाला कल कितना कामयाब और रोशन होगा, ये पूरी तरह से यहाँ के मुख्य नायिका अंजलि चक्रवर्ती पर ही निर्भर करेगा। सिर्फ अपनी अदाकारी ही नहीं, बल्कि यहाँ के हर छोटे बड़े काम और इंतजाम की पूरी जिम्मेदारी भी उसे ही उठानी पड़ेगी। इतनी बात सुनने के बाद ही वह सारे लोग एक नई उम्मीद से भरकर अंजलि के पास दौड़ आए थे। अपनी इतनी भारी तारीफ सुनकर अंजलि चक्रवर्ती का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। इस अजीब से प्रस्ताव के पीछे छिपे हुए उस गहरे और अनकहे इशारे को समझना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ऐसी बातों से बहुत ज्यादा हैरान भी नहीं हुई थी। उसने सुन रखा था और अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि किसी बेहद खूबसूरत औरत के पीछे कई बड़े बड़े रईस और सेठ लोग किस तरह धूल फांकते फिरते हैं। उसने ऐसी कई नीच और खुली वासनाओं के घिनौने खेल अपनी आंखों से देखे थे।
उसने अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान सजाकर उन सबको वहां से विदा किया। उसने हंसते हुए कहा कि ये तो सचमुच मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतजार करूंगी, फिर देखते कि क्या होता है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस नाटक घर के बिकने की पक्की खबर इतनी जल्दी उनके कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन महज 3-4 दिनों के भीतर ही देवेश मजुमदार का सेक्रेटरी सीधा अंजलि चक्रवर्ती से मिलने आ पहुंचा और उसने ये बड़ी खुशखबरी सुना दी। उसने अपने साहब का सीधा हुक्म भी अंजलि के सामने रख दिया। उनका सख्त फरमान था कि जोरदार प्रचार करके जितनी जल्दी हो सके रंगमंच का पर्दा फिर से उठा दिया जाए। नाटक घर के खर्च और इंतजाम से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज के लिए अंजलि को सीधे उसी सेक्रेटरी से बात करनी थी। प्रचार करने वाले अफसरों से लेकर सारे कलाकार, तकनीशियन और पुराने कर्मचारी बिल्कुल उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे वे पहले करते थे। अगर इनमें से किसी को हटाने या कोई नया बदलाव करने की जरूरत पड़े तो अंजलि चक्रवर्ती को इसके लिए पूरी आज़ादी और खुली छूट दी गई थी। अब ये फैसला भी पूरी तरह अंजलि देवी को ही करना था कि रंगमंच की शुरुआत किसी नए नाटक से की जाए या फिलहाल पुराने नाटकों को ही जारी रखा जाए। अंजलि चक्रवर्ती ने अपनी वही चिर परिचित मुस्कान चेहरे पर ओढ़कर उसकी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। वो उस आदमी के हाव भाव को बहुत पैनी नजर से परख रही थी। फिर उसने थोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मिस्टर मजुमदार ने जिस तरह मुझ पर इतना भारी भरोसा जताया है, उसे देखकर मुझे सचमुच अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा है। वो सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि खुद विधु सरकार ही थे। अपनी 58 साल की इस पकी उम्र में उन्होंने दुनिया के कई रंग देखे थे और लोगों को बहुत करीब से जाना था। वे बिना किसी दिखावे और बनावट के बहुत ही आसानी से लोगों के दिलों में उतर जाने का हुनर रखते थे। उन्होंने बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका बांधे बिल्कुल सीधा और साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साहब जब किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर पूरे दिल से और पूरी तरह करते हैं, और फिर इस पूरे मामले में उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब सिर्फ तुम्हारी खातिर ही तो किया है बेटी। ये बेबाक सच सुनकर अंजलि के कानों की लौ शर्म से लाल होने लगी, लेकिन इस रंगमंच की दुनिया में इतने लंबे अरसे तक रहने की वजह से वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों को अनसुना करने की बहुत अच्छी तरह आदी हो चुकी थी। उसने एक हल्की सी और मजाकिया नजर से विधु सरकार की तरफ देखा। विधु सरकार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम मेरे साहब के शौक या किसी दीवानगी की बात करो तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है नाटक। बचपन से ही उनकी रगों में नाटकों का जुनून बसा है। उन्होंने आगे कहा कि अब उनका कारोबार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें अपने शौक के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं मिल पाता है। फिर भी वे अपनी उस भयानक व्यस्तता में से भी तुम्हारे नाटकों के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। तुम्हारा एक एक नाटक उन्होंने न जाने कितनी बार बड़े शौक से देखा होगा। जब उन्होंने तुम्हारे इस रंगमंच के दरवाजे इस तरह बंद होते देखे तो उन्होंने सीधा मुझे हुक्म दिया कि इसे तुरंत खरीद कर फिर से चालू करने का पूरा इंतजाम करो। अंजलि चक्रवर्ती के लिए यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि ये सेक्रेटरी अपने मालिक का किस दर्जे का वफादार गुलाम है। ये एक कड़वी सच्चाई थी कि ऐसे लोग अक्सर खुद को बिल्कुल मिटाकर हमेशा अपने मालिकों को ही आगे बढ़ाते हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसने अपनी मीठी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा कि ये तो सचमुच उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और हमारी भारी खुशकिस्मती भी है, लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि मैं एक बार खुद उनसे मिलकर सीधे तौर पर बातचीत कर लेती? विधु सरकार ने बहुत ही सीधे और साफ लहजे में जवाब दिया कि मुलाकातें भी बहुत होंगी और बातचीत भी खूब होगी, उसके लिए तुम फिक्र क्यों करती हो। उन्होंने आगे कहा कि जब साहब ने इस काम के लिए हरी झंडी दिखा दी है तो तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम आगे बढ़ाओ बेटी। उन्होंने यकीन दिलाया कि तुम जब भी मुझे फोन करके बुलाओगी मैं तुम्हारी हर जरूरत का सामान लेके हाजिर हो जाऊंगा। और वैसे भी साहब तो आज सुबह ही अपने कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं, हालांकि वे 5-7 दिनों के भीतर वापस लौट भी आएंगे। भले ही वो आदमी उसे बेटी कहकर बुला रहा था, लेकिन भविष्य में बहुत सी मुलाकातों और बातचीत का जो पक्का भरोसा उसने दिया था, उसके पीछे छिपे हुए उस साफ इशारे को समझना अंजलि के लिए बहुत आसान था। लेकिन अंजलि चक्रवर्ती इन सब बातों को लेकर ज्यादा सिर खपाने वाली औरत नहीं थी।
उसने अपने अब तक के सफर में कई ऐसे उलझे हुए और खतरनाक जालों को चीरकर अपना रास्ता बनाया था। ये बात भी सच थी कि कभी-कभी वो ऐसे जालों में थोड़े वक्त के लिए फंस भी जाया करती थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात उन तमाम लोगों की रोजी रोटी और उनकी जिंदगी से जुड़ी थी। उन सभी की भलाई और इस डूबते हुए नाटक घर को फिर से खड़ा करना ही उसकी सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने खुद से कहा कि अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए या बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वहां से किनारा कर लेने में भला कितनी देर लगेगी। असल में अंजलि के लिए इसमें किसी तरह का कोई खतरा या नुकसान नहीं था। अगर वो यहाँ का काम छोड़ भी देती तो बाहर कई दूसरे लोग उसे अपने साथ जोड़ने के लिए बाहें फैलाए खड़े थे। देखा जाए तो असली खतरा और दाव तो उस अमीर आदमी का लगा था। उसने बहुत भारी रकम चुकाकर इस नाटक घर को खरीदा था और अब तो नाटकों का मंचन शुरू होने से पहले भी उसे पानी की तरह पैसा बहाना ही पड़ेगा। पिछले 1.5 महीने के दौरान सेक्रेटरी विधु सरकार ने अंजलि से कई बार मुलाकातें की थीं। अंजलि के अपने ही घर पर सारे साथी कलाकारों, तकनीशियनों और कर्मचारियों के साथ लंबी बातचीत और सारे फैसले हो चुके थे। अंजलि की नेक सलाह और ताकीद के मुताबिक सभी लोगों की पुरानी बकाया पगार पाई करके चुका दी गई थी। आपसी सहमति से फिलहाल ये तय हुआ था कि जिस नाटक का मंचन बीच में रुक गया था उसी को फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बार उसके सारे साजो सामान और पर्दों को पूरी तरह बदल दिया गया था। भारी मरम्मत और रंगरोगन के बाद पूरे नाटक घर की शक्ल सूरत ही बदल गई थी। इस सारे काम के लिए विधु सरकार बिना किसी हिचक या परेशानी के पानी की तरह पैसे बहा रहे थे। इस बीच वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उस नए मालिक की शक्ल तक नहीं देखी थी। इसी वजह से हर एक कर्मचारी की नज़रों में अब विधु सरकार की ही सबसे ज्यादा इज्जत और खातिरदारी होने लगी थी। और सच तो ये था कि अंजलि खुद भी इस सीधे साधे से सेक्रेटरी की थोड़ी बहुत इज्जत करने लगी थी। वो जानती थी कि अगर कोई इंसान पूरी तरह भरोसे के लायक ना हो तो कोई भी मालिक उसे इस तरह खुले हाथों से पैसा लुटाने की छूट कभी नहीं दे सकता। अंजलि चक्रवर्ती को इस आदमी की एक और बात बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इस आदमी के बर्ताव में कोई बनावट या बातों को घुमा फिराकर कहने की कोई आदत नहीं थी। उसके मन में जो भी बात होती वो उसे बहुत ही आसानी और बेबाकी से कह डालता था। अपनी कई एकांत मुलाकातों के दौरान अंजलि ने बातों ही बातों में घुमा फिराकर उस नए मालिक के बारे में कई राज उगलवा लिए थे। अंजलि के मन में उस अनजाने शख्स को लेकर एक गहरी उत्सुकता भी पैदा हो गई थी। वो सोचती थी कि आज से 2 साल पहले जब उसने 20 तोले वजन का वो बेशकीमती सोने का कप तोहफे में दिया था, तब भी वो अपना रुतबा दिखाने के लिए सामने नहीं आया था। और आज इतना बड़ा सौदा हो जाने के बाद भी वो आदमी अभी तक सबकी नजरों से पूरी तरह ओझल ही था। अंजलि ने मन ही मन ये पक्का अंदाजा लगा लिया था कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी और अपने रुतबे को लेकर हद से ज्यादा सचेत रहने वाला इंसान है। हालांकि विधु सरकार हमेशा यही कहते थे कि उनके साहब बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए एक सच्चे इंसान और बिना थके मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। वे कहते कि एक तरफ तो उनकी शख्सियत किसी करिश्मे जैसी है और दूसरी तरफ उनका दिल किसी मासूम बच्चे की तरह साफ और निर्मल है। विधु बाबू अक्सर हंसते हुए अपनी बात खत्म करते थे और कहते कि तुम खुद ही जब उनसे मिलोगी तो मेरी इन सारी बातों को सच साबित होते देख लेना। अंजलि चक्रवर्ती ने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजाकर उस सीधे साधे आदमी को बहुत गौर से परखा था। बातों ही बातों में उसे उस नए मालिक के बारे में कई और भी दिलचस्प बातें पता चली थीं। उसने सुना था कि उस बड़े आदमी ने अपनी जिंदगी में अभी तक शादी नहीं की है। शायद इतने बड़े कारोबार में उलझे रहने के कारण उन्हें कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया, न ही इसके लिए कभी फुर्सत मिल पाई। उनके अपने सगे भाई भी हैं जिनके अपने भरे पूरे परिवार और घर गृहस्थी है। साहब हर महीने उनके खर्च के लिए एक बहुत बड़ी रकम भिजवा देते हैं जो आज के दौर के हिसाब से कई लाख रुपयों के बराबर बैठती है। बस उस भारी आर्थिक मदद के अलावा उनका अपने भाइयों से कोई और खास लगाव या वास्ता नहीं है। अब तो उनकी उम्र भी 50 साल के पार जा चुकी है, इसलिए अब अपना खुद का घर बसाने की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। विधु सरकार की ये सारी बातें अंजलि को किसी सोचे समझे और छिपे हुए लालच की तरह लग रही थीं। उसने अपने चेहरे पर
एक मीठी सी हंसी लाते हुए उनसे पूछा कि साहब का अपना घर नहीं बसा तो इससे आप लोगों को फायदा हुआ है या कोई भारी परेशानी हुई है। विधु सरकार ने बिल्कुल शांत और सपाट लहजे में जवाब दिया कि सच पूछो तो इससे हमारा फायदा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी, इसके पीछे का असली कारण यह है कि साहब जैसे इतने महान और रुतबे वाले इंसान के लायक कोई औरत मुझे आज तक कहीं नजर ही नहीं आई। अगर कोई मामूली सी औरत इस घर में आ भी जाती तो वो कभी साहब के उस ऊंचे कद की बराबरी नहीं कर पाती और बीच में हम नौकरों की नाहक ही फजीयत होती रहती। ये सारी बातें सुनने के बाद अंजलि चक्रवर्ती का दिल एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था मानो वो खुद किसी बहुत बड़े और अनजाने अंजाम की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। इस अनजान खतरे को भांपकर उसके सीने के भीतर एक अजीब सी घुटन और बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। ठीक 4 दिन पहले आए उस अचानक न्योते के लिए अंजलि चक्रवर्ती भीतर से जरा भी तैयार नहीं थी। उसने तो अपने मन में यही सोच रखा था कि नाटकों का मंचन शुरू होने के बाद ही नए मालिक से उसकी कोई औपचारिक मुलाकात और बातचीत होगी। उसे लगता था कि उस पहली मुलाकात के बाद ही वो अपने आने वाले कल का कोई सही अंदाजा लगा पाएगी। लेकिन बिना कोई खबर दिए विधु सरकार अचानक उसके दरवाजे पर आ पहुंचे थे। उनके बर्ताव में वही पुरानी सादगी और बिना किसी झिझक वाला अपनापन झलक रहा था। उन्होंने आते ही कहा कि बेटी, आज रात को तुम्हें एक बार मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनकर अंजलि थोड़ी हैरान हुई और उसने पूछा कि इतनी रात गए हमें आखिर कहाँ जाना है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें हमारे यानी साहब के घर चलना है। अंजलि ठिठक कर खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने पूछा कि क्या ये हुक्म खुद साहब ने दिया है। विधु बाबू ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था और मैं सीधे तुम्हारे पास ही दौड़ा चला आया हूं। अंजलि ने हैरानी से पूछा कि फोन पर यह बात कैसे हो सकती है। विधु बाबू ने तसल्ली देते हुए कहा कि साहब इस वक्त अपने काम से दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने वहां से ट्रंक कॉल करके यहाँ की सारी तैयारियों का जायजा लिया है। वे आज रात वाले हवाई जहाज से ही वापस लौट रहे हैं और करीब 9 बजे तक अपनी कोठी पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें 9:30 बजे वहां पहुंचने का हुक्म दिया है। मैं बिल्कुल तय वक्त पर तुम्हारे लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा और रात का खाना भी तुम वहीं उनके साथ ही खाओगी। ये शाही फरमान सुनते ही अंजलि के भीतर का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हो उठा और उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि जैसे वो मालिक अपने नौकरों पर रौब झाड़कर हुक्म चलाता है, बिल्कुल उसी तरह उसने उसे भी एक नौकरानी ही समझ लिया है। उस मगरूर आदमी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात गए वहां जाने में अंजलि को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं। इस बेरुखे न्योते को उसी पल ठुकरा देने की बात अंजलि के होठों तक आ गई थी, पर उसने खुद को रोक लिया। अपने इतने लंबे अदाकारी के सफर में उसने अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। उसे याद आया कि इस वक्त उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी टिकी हुई है। इतने सारे बेसहारा लोग एक नई उम्मीद के साथ सिर्फ उसी का मुंह ताक रहे थे। वो किसी भी कीमत पर काम शुरू होने से पहले ही सारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। उसने अपनी उलझन और उस भारी घबराहट को अपने चेहरे के पीछे छिपा लिया। उसने बहुत ही शांत लेकिन सधे हुए लहजे में पूछा कि अगर मैं इतनी रात गए वहां जाऊंगी तो फिर वापस अपने घर कब लौटूंगी। विधु सरकार हमेशा सिर्फ अपने काम और असली मकसद पर ही ध्यान देते थे। उनके लिए इस तरह के बनावटी नखरों और खोखली बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने अंजलि की तरफ जिस गहरी नज़र से देखा, उसका बस एक ही सीधा सा मतलब था। उनकी वो नज़र कह रही थी कि तुम एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की हो, इसलिए ऐसी फालतू की बातों में अपना वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया कि तुम जब भी वापस आना चाहोगी, तुम्हारे लिए गाड़ी का फौरन इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें घर लौटने के लिए जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम तैयार रहना। मैं ठीक 9:15 बजे के करीब तुम्हारे लिए यहां गाड़ी भेज दूंगा। इतना कहकर विधु बाबू वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि के भीतर गुस्से का एक ऐसा भयानक उफान उठा जो किसी गहरे दर्द की तरह उसके सीने को फाड़े जा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मशहूर नाटक घर का ये नया मालिक
इतना बेअदब और तमीज से गिरा हुआ इंसान होगा। बल्कि इतने लंबे वक्त तक एक बार भी सामने ना आने की वजह से उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और कोई बहुत गहरी चाल चलने वाला शख्स है। लेकिन आज उसके इस बेरुखे नौते को देखकर अंजलि को लगा कि ये तो बस उस दौलतमंद इंसान का कोरा और अंधा घमंड है। उसका वो हुक्म साफ कह रहा था कि अब मेरे बुलाने का वक्त आ गया है, इसलिए तुम फौरन दौड़ी चली आओ। अंजलि चक्रवर्ती सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वो तुरंत अपने मैनेजर और सारे साथी कलाकारों को बुलाकर इस सारे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दे? क्या वो खुलेआम ये ऐलान कर दे कि आज के बाद इस नाटक घर से उसका कोई लेना देना या वास्ता नहीं है? लेकिन एक मझी हुई अदाकारा अंजलि चक्रवर्ती कभी भी अचानक आए किसी गुस्से या जज्बात में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेती थी। वो अपने उस उबलते हुए गुस्से को पीकर बहुत ही ठंडे दिमाग से हर बात को तौलना और समझने जानती थी। इसी गहरी सोच विचार के बाद उसके मन में एक बिल्कुल ही अलग और उल्टी जिद ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उस अनदेखे आदमी का ये सारा बर्ताव एक बेहद ताकतवर और मगरूर मर्द की तरह है, तो फिर एक बार वहां जाकर उसे खुद अपनी आंखों से परखने और तौलने में भला क्या हर्ज है? अगर वो चली भी गई तो इसमें उसका अपना क्या नुकसान होने वाला था? सच तो ये था कि अपनी जिंदगी के इस लंबे सफर में मर्दों की उन नंगी और भूखी वासनाओं की आंच से उसका अपना कलेजा भी कई बार बुरी तरह जल चुका था। अभी कुछ देर पहले गुस्से की शक्ल में उसने जो महसूस किया था वो असल में उसी पुरानी पीड़ा और दर्द की ही एक भयानक टीस थी। अगर उसे सचमुच कोई सच्चा और नेक इंसान मिल जाता तो उसे अपना जीवन साथी बनाने और अपनी जवानी उसे सौंपने में अंजलि को कभी कोई एतराज नहीं था। और इसी मीठे धोखे के जाल में अंजलि चक्रवर्ती ने एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार अपने कदम रखे थे। लेकिन उसकी पहली और आखिरी भूल का सिला सिर्फ और सिर्फ एक गहरी नफरत के रूप में ही उसके सामने आया था। और उस बीच की दूसरी याद तो किसी कड़वे जहर की तरह आज भी उसके सीने में दर्द पैदा करती थी। वो याद करती कि किस तरह एक शरीफ मोहल्ले की लगभग बस्ती जैसी दिखने वाली जगह में रहने वाली वो 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की उन सुनहरे और झूठे वादों के जाल में फंस गई थी। उस भोली लड़की ने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान की बातों में आकर अपना घर-बार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो कोई नया लालच नहीं था, बल्कि वही पुराना और जाना पहचाना धोखा था। एक फोटो स्टूडियो में काम करने वाले उस मामूली से कैमरामैन ने उसे सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ी और मशहूर नायिका बनाने का वो हसीन ख्वाब दिखाया था। और उस ख्वाब के साथ ही उसका उस लड़की को अपना लेना तो जैसे एक तयशुदा बात थी। लेकिन उस कायर और नामर्द इंसान ने पहले उस लड़की का सब कुछ बुरी तरह लूट लिया और फिर एक दिन बड़ी ही मेहरबानी दिखाते हुए उसे अपने एक दोस्त के हवाले कर दिया। उसका वो दोस्त एक छोटे से शौकिया नाटक क्लब का डायरेक्टर था। वो धोखेबाज ये झूठा दिलासा देकर वहां से भाग खड़ा हुआ कि तुम पहले यहां नाटकों में अच्छी तरह से अदाकारी सीख लो। उसने कहा था कि इसके बाद तुम्हारे लिए फिल्मों का रास्ता खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगा। ये सच था कि एक दिन वो रास्ता सचमुच बहुत आसान हो गया था। लेकिन अंजलि चक्रवर्ती ने कभी नफरत के मारे उस रास्ते पर अपना कदम तक नहीं रखा। पेशेवर रंगमंच की दुनिया में जब अंजलि कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगी तो उसकी जवानी का वो पहला धोखेबाज साथी किसी लालची कीड़े की तरह फिर से उसके पास मंडराने लगा था। अंजलि चक्रवर्ती ने कुछ दिनों तक बहुत ही सलीके और चालाकी के साथ उसके सामने झूठे प्यार का एक बेहतरीन नाटक खेला और फिर जब सही वक्त आया तो उसने उसे किसी चबाए हुए गन्ने के छिलके की तरह पूरी नफरत के साथ अपने से दूर फेंक दिया। हाँ, ये भी सच था कि उसने उस शौकिया क्लब वाले अपने उस आधे पागल दोस्त से भी शायद सच्चा प्यार ही किया था। उसकी अदाकारी की इस दुनिया में वही आदमी तो उसका सबसे पहला और असली उस्ताद था। उसी ने तो उसका हाथ पकड़कर और बहुत ही कड़ी डांट टपट के साथ उसे अभिनय की वो सारी बारीक बातें सिखाई थी। लेकिन आखिर में उस बेचारे इंसान के लिए शराब की वो बुरी लत ही जानलेवा बीमारी बन गई। अंजलि ने उस आधे पागल और बेहद होशियार इंसान के हवाले अपनी पूरी जिंदगी और अपना सब कुछ कर दिया था। वो तो बस यही साबित करना चाहती थी कि उसके सच्चे प्यार की ताकत उस आदमी की शराब की लत से कहीं ज्यादा बड़ी है। यही एक पक्की और अटल जिद मन में लेकर वो उस आदमी के साथ हमेशा के लिए खड़ी हो गई थी।
लेकिन किस्मत के इस क्रूर खेल में अंजलि चक्रवर्ती बुरी तरह हार गई। लिवर की उस भयानक बीमारी की वजह से उस बेचारे आदमी ने बहुत ही कम उम्र में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इस दूसरी याद का एक एक पल उसके लिए सिर्फ एक कड़वा और जानलेवा दर्द बनकर रह गया था। और वो तीसरा और आखिरी मर्द तो इसी रंगमंच पर एक वक्त में उसका अपना साथी कलाकार हुआ करता था। उस आदमी का नाम और रुतबा आज भी दुनिया में बहुत मशहूर है और अब वो किसी दूसरे नाटक घर में काम कर रहा है। अंजलि चक्रवर्ती ने तो उस आदमी के साथ ही अपना छोटा सा घर बसाने का एक बहुत ही मीठा सपना देखा था। उन दोनों ने मिलकर ये भी पक्का तय कर लिया था कि एक दिन वे दोनों किसी बहुत बड़े रंगमंच के मालिक बनेंगे। वो आदमी स्वभाव से बहुत ही निडर और बेपरवाह किस्म का था, लेकिन अंजलि को उसकी वो निडरता और बेपरवाही ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। उसी अंधे और मासूम भरोसे के चलते अंजलि ने अपनी खून पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस आदमी के हाथों में सौंप दिया था। उस वक्त वो रकम आज के 25-30 लाख रुपयों के बराबर बैठती थी। ये भी सच था कि वो सारी भारी रकम उन दोनों के नाम से ही बैंक के खाते में जमा भी कर दी गई थी। उनका सपना था कि यही पैसा उनके आने वाले उस नए रंगमंच की सबसे बड़ी पूंजी बने। वो आदमी अक्सर हंसते हुए उससे कहता था कि असली पूंजी तो तुम हो मेरी जान। वो आदमी उस असली पूंजी यानी अंजलि पर अपना हक जताने के मामले में भी बिल्कुल वैसा ही निडर और बेपरवाह था। फिर एक दिन अचानक उस आदमी की ये खौफनाक सच्चाई सबके सामने आ गई कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये बात भी खुली कि उसकी वो पहली बीवी अपने 4 बच्चों के साथ कई बरसों से गांव में ही लावारिसों की तरह पड़ी है। आखिरकार अपनी उस मजबूरी और बेबसी से हार कर उस बेचारी औरत ने इस रंगमंच के मालिक से ही मदद की गुहार लगाई। उसने उन मालिक को एक बहुत ही दर्द भरा खत लिखा। मालिक ने जब उस खत की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि उस चिट्ठी का एक एक अक्षर बिल्कुल सच था। ये भयानक सच जानने के बाद अंजलि चक्रवर्ती ने बहुत ही सख्त और ठंडे चेहरे के साथ उस धोखेबाज से अपने सारे पैसे वापस मांगे। लेकिन जवाब में उस बेशर्म आदमी ने बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसे झूठा दिलासा दिया। उसने कहा कि वो अपनी उस पहली बीवी को तलाक दे देगा और सिर्फ उसी के साथ अपना नया घर बसाएगा। लेकिन अंजलि को अपना वो एक पैसा भी वापस नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अंजलि ने रंगमंच के मालिक को अपना आखिरी और पक्का फैसला सुना दिया था। उसने साफ कह दिया था कि अब इस मंच पर या तो वो खुद रहेगी या फिर वो धोखेबाज आदमी रहेगा। दोनों एक साथ इस जगह पर कभी काम नहीं कर सकते। मालिक ने अंजलि की बात मान ली और उस आदमी को फौरन वहां से निकाल बाहर किया। अब रात के 8:30 बज चुके थे और अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आई। अब तैयार होने का वक्त हो गया था और उसने अपना मन पूरी तरह पक्का कर लिया था कि वो जरूर जाएगी। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां चली भी गई तो अब उसके पास खोने के लिए कोई नया या बड़ा नुकसान बचा ही नहीं था, बल्कि अब तो उसके मन में उस अनजाने आदमी को देखने और जानने की एक अजीब सी बेताबी पैदा होने लगी थी। ये तो सच था कि अब तक देवेश मजुमदार का सारा बर्ताव और तौर तरीके बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग थे। उसने सुन रखा था कि उस आदमी की उम्र पूरे 50 साल है। लेकिन अंजलि इस बात को लेकर भी जरा परेशान नहीं थी। उसे लगता था कि मर्दों की यही ढलती उम्र ही सबसे ज्यादा भरोसे के लायक होती है। विधु सरकार ने उस दौलतमंद इंसान के बारे में जो कुछ भी बताया था, अगर वो सच है तो बिना मिले और परखे उसे ठुकराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी इस पूरी जिंदगी में उसका सामना अभी तक किसी भी ऐसे सच्चे और मुकम्मल मर्द से नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी उस आदमी को किसी कीड़े मकोड़े की तरह जलाकर अपनी अब तक की जिंदगी के सारे हर्जाने वसूल कर सकती है। आखिर इस पूरी मर्द जात से उसे बहुत कुछ वसूलना भी बाकी था। अंजलि हमेशा बहुत ही हल्का सा मेकअप करने और बिल्कुल सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदी थी। वो खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी इसी सादगी में ही उसकी शख्सियत की सबसे बड़ी और असली खूबसूरती छिपी है। इसीलिए उसे उस शाम तैयार होने में भी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। विधु सरकार वापस दूसरी मंजिल पर पहुंचे और उस कोने वाले कमरे का वो भारी और शौकीन पर्दा थोड़ा सा हटाकर अंदर झांका। देवेश मजूमदार अपने बिस्तर पर 2 बड़े तकियों के सहारे आराम से टिके हुए थे और किसी विलायती व्यापारिक पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। उनके चेहरे पर किसी खास या बढ़ी हुई उम्मीद की कोई भी लकीर नजर नहीं आ रही थी। अपने साहब का ये हमेशा से चला आ रहा है गंभीर और शांत रूप विधु बाबू को बहुत ज्यादा पसंद था।
विधु सरकार की नज़रों में साहब की ये मूरत ही असली पौरुष और मर्दानगी की सबसे बड़ी मिसाल थी। इस आलीशान कमरे में औरतों का आना जाना कोई नई बात नहीं थी। 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में एक आध बार कोई ना कोई औरत वहां जरूर आती थी। साहब के लिए ये सब किसी कुदरती नियम की तरह एक बहुत ही मामूली और आम बात थी। लेकिन आज विधु सरकार को अपने साहब के चेहरे पर किसी नए और अलग भाव के उभरने की पूरी उम्मीद थी। आखिर आज रात जो औरत यहां आने वाली थी, उसकी खातिर साहब ने एक बहुत बड़ा और भारी जाल बिछाया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी उनके उस मर्दाना और खामोश चेहरे पर किसी बेताबी या घबराहट की कोई दरार दिखाई नहीं दी। विधु सरकार खामोशी से वापस नीचे आ गए। कुछ ही देर बाद उस घर की सबसे बड़ी और महंगी विलायती गाड़ी लोहे का फाटक पार करके सीढ़ियों के ठीक सामने आकर रुकी। अंजलि चक्रवर्ती उस शानदार गाड़ी से नीचे उतरी। विधु सरकार ने एक बड़े भाई जैसी मीठी मुस्कान के साथ उसकी खातिरदारी की और उसे अपने साथ दूसरी मंजिल की तरफ ले चले। अंजलि चक्रवर्ती के होंठों पर भी एक बहुत ही हल्की और मीठी सी मुस्कान तैर रही थी। ठीक 4 दिन पहले जब ये लड़की पहली बार इस घर में आई थी, तब उसका वो सीधा साधा रूप देखकर विधु सरकार के मन में एक बात आई थी। उन्होंने सोचा था कि ये लड़की इस सादगी में भी गजब की खूबसूरत लग रही है, लेकिन अगर वो थोड़ा और सज धज कर आती तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। विधु बाबू उस दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे का पर्दा हटाकर उसे अपने साथ भीतर ले गए। अंजलि को देखते ही देबेश मजूमदार थोड़ा सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ की वो पत्रिका एक तरफ रख दी और एक बहुत ही सौम्य और हल्की सी मुस्कान के साथ अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने पूरी गरिमा के साथ अपने दोनों हाथ सीने के पास जोड़कर उन्हें आदाब किया। जवाब में देबेश मजूमदार ने भी उसी मीठी मुस्कान के साथ बस हल्का सा अपना सिर हिला दिया। किसी भी मेहमान का स्वागत करने का उनका अपना यही एक खास और सधा हुआ तरीका था। विधु सरकार एक पल के लिए वहां ठिठके और फिर तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल गए। देबेश मजूमदार ने एक बहुत ही सुकून भरी नजर से अंजलि को सिर से लेकर पैर तक निहारा। उन्हें उसका वो रूप बहुत भा रहा था। उन्होंने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में कहा कि आज करीब 10-11 साल हो गए हैं और तुम मेरे लिए कोई अनजानी नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तुम्हारी अदाकारी बहुत ज्यादा पसंद है। इतना कहकर उन्होंने सामने रखे एक बेहद मुलायम और गद्देदार सोफे की तरफ इशारा करते हुए उसे बैठने के लिए कहा। अंजलि चक्रवर्ती को अचानक अपने भीतर एक अजीब सी उलझन और घबराहट महसूस होने लगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया है। वो चुपचाप जाकर उस सामने वाले सोफे पर बैठ गई और धीरे से अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उन्हें देखते ही उसके दिल की वो घुटन और बेचैनी अचानक दोगुनी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने के भीतर कुछ बहुत ही भयानक और अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई है। देबेश मजूमदार ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या रंगमंच की तैयारियां बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हैं? अंजलि की गहरी काली आंखों की पुतलियां बिना पलक झपकाए बस उनके चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। उसने जवाब में अपना सिर हिलाया या नहीं, ये भी ठीक से पता नहीं चला। देबेश बाबू ने फिर पूछा कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं आ रही है? इस बार भी उसने बस हल्का सा अपना सिर हिला दिया। उसकी वे टकटकी जलाए हुई आंखें उनके चेहरे पर न जाने क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देबेश मजूमदार ने एक बार फिर उससे पूछा कि क्या अगले महीने की शुरुआत से ही नाटकों का मंचन शुरू किया जा सकता है? अंजलि चक्रवर्ती उस वक्त पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। वो अपनी फटी हुई आंखों से बस खामोशी के साथ उस आदमी को घूरे जा रहे थे। उसकी आंखों का वो सूनापन जैसे किसी बहुत दूर की अनजानी दुनिया में सफ़र करना चाहता था। ये अजीबो-गरीब बर्ताव देखकर खुद देबेश मजूमदार को भी बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमसे इत्मीनान से मिलने की मेरी बहुत पुरानी हसरत थी, लेकिन आखिर बात क्या है जो तुम मुझे इस तरह हैरानी से देख रही हो? ये बात सुनकर अंजलि के पूरे बदन में अचानक एक तेज झुरझुरी दौड़ गई। वो किसी झटके के साथ अपनी कुर्सी पीछे धकेलकर फौरन खड़ी हो गई। उस वक्त उसकी आंखों और चेहरे पर एक भयानक दहशत का साया मंडरा रहा था। उसने किसी अनकहे दर्द को काबू में करने की कोशिश में अपना सिर दाएं बाएं हिलाया। फिर वो पागलों की तरह भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आने के बाद भी उसकी वो खौफनाक बेचैनी कम नहीं हुई थी। वो बदहवास होकर नीचे उतरी, जहां सामने ही हैरान विधु सरकार खड़े थे।
अंजलि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके किसी डरी हुई हिरनी की तरह बाहर भाग निकली। उसके भीतर अब उस गाड़ी का इंतजार करने का भी कोई सब्र नहीं बचा था। उसे लग रहा था कि किसी भी तरह उस लोहे के फाटक को पार करके अंधेरे में छिप जाने पर ही उसकी जान बचेगी। इसी अजीब घटना के ठीक चौथे दिन की सुबह वो बुजुर्ग मैनेजर और कुछ दूसरे लोग अंजलि के घर पहुंचे। घर के भीतर दाखिल होते ही मैनेजर ने बहुत ही घबराए हुए लहजे में पूछा कि आखिर ये सब क्या माजरा है। अंजलि का चेहरा अभी भी तमतमाया हुआ और लाल पड़ चुका था। उसने तीखी आवाज में उल्टा उनसे ही सवाल कर लिया कि आप किस माजरे की बात कर रहे हैं। मैनेजर ने खौफजदा होकर पूछा कि क्या अब हमारा वो नाटक घर हमेशा के लिए बंद ही रह जाएगा। अंजलि ने अपनी आवाज दबाते हुए बेहद सख्त लहजे में पूछा कि आपको ये झूठी बात किसने बताई है कि काम बंद रहेगा। मैनेजर ने बताया कि कल शाम हम विधु सरकार से मिलने गए थे और उन्होंने ही ये मनहूस खबर सुनाई है। उनका कहना था कि तुम्हारे उस रंगमंच की कहानी खत्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि तुम दिबेश मजूमदार की भारी बेइज्जती करके भाग आई हो। ये सुनकर अंजलि चक्रवर्ती का लहजा और भी ज्यादा उखड़ा हुआ हो गया। उसने गहरी नजर डालते हुए पूछा कि क्या खुद दिबेश मजूमदार ने आपसे ये बात कही है। उस बूढ़े मैनेजर ने बेबसी से जवाब दिया कि हम छोटे लोगों की उन तक पहुंचने की क्या हैसियत है। अंजलि कुछ पलों के लिए गहरी सोच में डूब गई, पर चेहरे पर अभी भी वही सुर्खी छाई हुई थी। उसने शांत आवाज में कहा कि मैंने वहां किसी की कोई बेइज्जती नहीं की है। आप सभी लोग बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाएं, क्योंकि रंगमंच तय वक्त पर ही शुरू होगा। मैनेजर ने एक नई उम्मीद के साथ पूछा कि क्या तुम्हारी उस नए मालिक से कोई बातचीत हुई है। अंजलि की आवाज में अब पहले से ज्यादा झल्लाहट थी। उसने कहा कि मैंने आप सबसे कह दिया है कि सब ठीक है, इसलिए आप शांति से घर जाइए। उन लोगों के जाने के बाद अंजलि कुछ देर तक अपने कमरे में बेचैनी के साथ टहलती रही। फिर उसने अचानक अपना इरादा पक्का किया और फोन का चोंगा उठा लिया। दूसरी तरफ टेलीफोन पर सेक्रेटरी विधु सरकार की आवाज गूंज रही थी। अंजलि ने सख्त लहजे में कहा कि आप अपने साहब को इत्तला कर दें कि मुझे अपनी सफाई पेश करनी है। उन्हें बता दीजिएगा कि आज रात बिल्कुल उसी पुराने वक्त पर मैं उनसे मिलने आ रही हूं। आप उनसे यह भी कह दें कि वे कोई सवाल न करें। उसने बात खत्म करते हुए कहा कि बस उन्हें बता दें कि मैं खुद आ रही हूं और कोई गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अंजलि ने फोन का वो चोंगा वापस रख दिया। उधर फोन कटते ही विधु सरकार हड़बड़ाते हुए अपने साहब के पास दौड़ पड़े। विधु बाबू ने हांफते हुए दिबेश मजूमदार को अंजलि के आने का वो कड़ा संदेश सुना दिया। ये सब सुनने के बाद दिबेश मजूमदार बस 1 या 2 पल के लिए गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने सधे हुए लहजे में जवाब दिया कि ठीक है, उसे आने दो। रात के ठीक 9:30 बज रहे थे। विधु सरकार की आंखों में उस सुर्ख लाल रंग का वही पुराना खुमार जगाते हुए अंजलि चक्रवर्ती उनके साथ दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। दिबेश मजूमदार अपने कमरे के दरवाजे पर ही उसके इंतजार में खड़े थे। अंजलि के लिबास की वो सुर्ख और तेज चमक सीधा उनकी आंखों से भी टकराई थी। उसे इस सजे धजे रूप में देखकर वे मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। वो सोच रहे थे कि उसके उस दिन वाले अजीब बर्ताव और आज खुद इस तरह सज-धज कर आने के पीछे कोई बहुत गहरी चाल हो सकती है। उन्हें लग रहा था कि शायद इसके पीछे अदाकारी का कोई बड़ा खेल है जो कुछ ही देर में खुलकर उनके सामने आ जाएगा। उन्होंने अपनी खामोश खातिरदारी में वो भारी और शौकीन पर्दा खुद ही पीछे खींच लिया। वो रात की रानी जैसी सजी हुई मूरत पूरे गुरूर के साथ कमरे के भीतर दाखिल हुई। उन लाल कपड़ों की चमक से उसका वो बेहद खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा सुर्ख और लाल नजर आ रहा था। उस कातिल रूप से नजरें हटाना किसी भी इंसान के लिए कोई आसान काम नहीं था। दिबेश मजूमदार आराम से अपने बिस्तर के तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने अंजलि की तरफ देखकर उसे भी सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। अंजलि बहुत ही सधे हुए कदमों से जाकर उस सोफे पर बैठ गई। आज उसके चेहरे पर सिर्फ सुर्खी ही नहीं बल्कि एक अजीब और बेहद खूबसूरत सी चमक भी बिखरी हुई थी। सच तो ये था कि दिबेश मजूमदार ने उस दिन अंजलि का ऐसा रौबदार रूप बिल्कुल नहीं देखा था। सोफे पर बैठते ही अंजलि ने अपनी नजरें सीधे उनकी आंखों में डाल दी।
उसने बहुत ही बेबाक लहजे में पूछा कि तुम अब बिल्कुल ठीक तो हो ना? उसकी जुबान से अपने लिए तुम लफ्ज सुनकर दिवेश मजूमदार बुरी तरह चौंक गए। वे सोच में पड़ गए कि आखिर ये अदाकारी का कौन सा नया और अजीब रूप है। हालांकि उस लाल रंग के गहरे नशे ने उन पर भी थोड़ा असर किया था, पर किसी से इस तरह की गुस्ताखी की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि मैं तो हमेशा से ही बिल्कुल ठीक रहता हूं। अंजलि ने अपनी तेज नजरें उनके चेहरे पर गड़ाए रखीं और कहा कि नहीं, तुम हमेशा से इतने भी ठीक नहीं थे। आज भी उसकी पलकें एक बार के लिए भी नहीं झपक रही थीं, पर आज उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई और धार थी। अंजलि ने अपनी साफ और खनकती हुई आवाज में आगे कहा कि मैं जानती हूं कि उस दिन मेरे अजीब बर्ताव से तुम्हें बहुत हैरानी हुई होगी। उसने कहा कि तुम्हारा हैरान होना लाजमी भी था, पर सच ये है कि उस दिन मुझे अचानक एक 8 साल की छोटी बच्ची याद आ गई थी। उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा कि अगर तुम उस बच्ची की कहानी सुन लोगे तो फिर तुम्हें कोई हैरानी नहीं होगी और ना ही मुझ पर कोई गुस्सा आएगा। ये अनजानी सी बात सुनकर दिवेश मजूमदार थोड़ा बेचैन होकर अपनी जगह पर सीधे बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई नाटक है या कोई असलियत, पर उन्हें उसका ये बेखौफ अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। अंजलि ने उन्हें उस पुरानी दुनिया में ले जाते हुए कहा कि वो 8 साल की बच्ची देखने में बहुत ही ज्यादा भोली और खूबसूरत थी। मोहल्ले के सारे लोग उसे बड़े प्यार से जॉली कहकर बुलाते थे। वो गरीब बच्ची एक मामूली सी बस्ती के झोंपड़े में रहती थी, लेकिन बस्ती से लेकर मोहल्ले के सारे अमीर और गरीब लोग उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उसकी बस्ती के ठीक सामने किसी शानदार महल जैसी एक बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी। इतने बड़े और रईस लोगों का घर होने के बावजूद वो गरीब बच्ची हर दिन वहां बिना किसी रोक-टोक के खेलने जाया करती थी। उस बड़े घर में भी हर कोई उसे बहुत लाड और प्यार किया करता था। उस अमीर घराने के एक जवान बेटे का नाम खोका बाबू था, जिनकी उम्र उस वक्त 25 या 26 साल के करीब रही होगी। वे खोका बाबू भी उस छोटी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वे जब भी उसे अपने पास देखते तो बड़े दुलार से उसे खाने के लिए मीठी गोलियां और बिस्कुट दिया करते थे। इतनी बात कहने के बाद अंजलि चक्रवर्ती अचानक खामोश हो गईं और उनकी नजरें अभी भी सीधे दिवेश मजूमदार की आंखों में ही गड़ी थीं। ये पुराना किस्सा सुनते ही दिवेश मजूमदार के चेहरे की रंगत पूरी तरह से उड़ गई और वे एकदम सन्न रह गए। वे फौरन सीधे होकर बैठे और बहुत ही फटी फटी आंखों से उस औरत के चेहरे को गौर से देखने लगे। अंजलि ने अपने उस पुराने किस्से को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो अमीर घराना धर्म कर्म और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा यकीन रखता था। खोखा बाबू के दादा और दादी अपना पूरा दिन पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह में ही बिताते थे। उनके माता और पिता भी बहुत ही धार्मिक विचारों वाले और भगवान को मानने वाले लोग थे। खोखा बाबू ने इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बड़ी और महंगी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन वे कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें अक्सर ही सिर में एक बहुत भयानक और जानलेवा दर्द उठ जाया करता था। बड़े से बड़े और नामी डॉक्टर और वैद्य उनके इलाज के लिए आ जा रहे थे, पर उस बीमारी का कोई भी पक्का इलाज नहीं मिल पा रहा था। आखिर में उनके दादा और दादी के एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुदेव ने उन्हें एक बहुत ही खास और अचूक उपाय बताया। उन्होंने आदेश दिया कि खोका बागू को खुद अपने हाथों से एक कुमारी कन्या की पूजा करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुमारी कन्या को साक्षात देवी गौरी का रूप मानकर पूजेंगे तो उनकी सारी बीमारियां और बुरा वक्त हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सब सुनते ही दिवेश मजूमदार सीधे होकर बैठ गए थे। वे फटी फटी और हैरान आंखों से बस अंजलि के चेहरे को ही घूरे जा रहे थे। अंजलि बिना रुके आगे बोलती गई कि उस अमीर घराने की उस खास कुमारी पूजा के लिए मोहल्ले की उसी मासूम बच्ची जॉली को ही चुना गया था। वो बच्ची जितनी ज्यादा हैरान थी उससे कहीं ज्यादा खुश भी थी। उसे बताया गया था कि इतने बड़े घर में उसकी पूजा की जाएगी,
उसे नए और खूबसूरत कपड़े पहनाकर सजाया जाएगा और खाने के लिए बहुत सारे मीठे और अच्छे पकवान भी दिए जाएंगे। खोका बाबू के दादा और दादी ने लगातार 3 दिनों तक उस बच्ची को बहुत प्यार से समझाया था कि उसे खुद को सचमुच देवी गौरी का अवतार मान लेना है। उन्होंने उस बच्ची को सिखाया था कि उसे पूरे मन से उनके पोते को ऐसा आशीर्वाद देना है जिससे उसका सारा बुरा वक्त टल जाए। ये पुराना किस्सा सुनते सुनते दिवेश मजूमदार के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छलक आई थीं। वे किसी बुत की तरह खामोश और पूरी तरह सुन्न होकर बस उसे देखे जा रहे थे। अंजलि ने एक बार फिर उनके चेहरे पर एक गहरी नजर डाली और अपनी बात पूरी करने लगी। उसने कहा कि उस पूजा वाले दिन जॉली को बहुत ही लाड़ प्यार और सम्मान के साथ उस बड़ी हवेली में लाया गया था। गुरुदेव के कहे मुताबिक खुद खोका बाबू ने अपने हाथों से उस बच्ची के पैर धोए थे और फिर उन्हें बहुत ही प्यार से पोंछा भी था। इसके बाद उनकी मां ने उस बच्ची के पैरों में लाल रंग का महावर लगाया था। फिर वो उसे पास वाले कमरे में ले गईं और उसे लाल रंग की एक बेहद खूबसूरत और चमचमाती बनारसी साड़ी पहनाई। इसके बाद वो बच्ची पूरे सम्मान के साथ पूजा के आसन पर जाकर बैठ गई। गुरुदेव ने बहुत ही लंबे वक्त तक पूरे विधि विधान के साथ खोका बाबू से उस बच्चे की पूजा करवाई और फिर आखिर में उन्हें उसके पैरों पर अपना माथा टेक कर बहुत अच्छी तरह से प्रणाम करने को कहा। खोका बाबू ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनके गुरु ने कहा था। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उस पल न जाने क्या चमत्कार हुआ कि वो मासूम बच्ची सचमुच उनकी कुमारी मां और उनकी साक्षात गौरी मां बन गई थी। वो पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ यही दुआ मांगने लगी कि तुम्हारा बहुत भला होगा और तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उसने दिल से कहा कि तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं हो सकता और ना ही तुम पर कभी कोई आंच आ सकती है। ये पूरी दास्तान सुनते ही देवेश मजूमदार का पूरा माथा और चेहरा पसीने से बुरी तरह भीग चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपने सामने किस रौबदार और जादुई मूरत को देख रहे हैं। उस कमरे की सारी रोशनी भी जैसे उस लाल रंग की तेज चमक के आगे फीकी और लाली हो गई थी। अंजलि चक्रवर्ती बहुत ही आहिस्ता से उस सोफे से उठी और खड़ी हो गई। उसकी बिना पलक झपकाए देखती हुई आंखें अभी भी देवेश मजूमदार के उस पसीने से भीगे हुए चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। फिर वो खामोशी से मुड़ी और उस कमरे से बाहर निकल आई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और उस लाल रंग की एक गहरी छाप छोड़ते हुए हैरान परेशान विधु सरकार के पास से गुजरकर बाहर निकल गई। वो बाहर जाकर खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही उसकी गाड़ी लोहे का फाटक पार करके बाहर निकली, विधु सरकार बुरी तरह हड़बड़ाते हुए दौड़कर दूसरी मंजिल पर अपने साहब के कमरे में पहुंचे। वे सोच रहे थे कि हे भगवान, आज फिर ऐसा क्या अनर्थ हो गया। उनके सीने के भीतर खौफ से धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा तो वे खुद भी किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन्न होकर वहीं खड़े रह गए। अपनी मर्दानगी और रुतबे के लिए पहचाने जाने वाले देवेश मजूमदार अपने बिस्तर पर किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। उनका सिर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ था। सर्दियों की उस ठंडी रात में भी उनके माथे और पूरे चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। समाप्त।